Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shfeq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the kidney transplant. So dear students, जहाँ तक रीनल फेलियर की बात थी, रीनल फेलियर में हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बच जाते हैं। या तो ब्लड को साफ़ किया जाए एक रेगुलर इंटरवल्स के साथ, या फिर उसको किडनी को ट्रांसप्लांट ही करवा लिया जाए, जो कि बेहतर ऑप्शन है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि पेरिटोनियल डायलिसिस हो या कि हीमोडायलिसिस, तो ये काफ़ी एक तो एक्सपेंसिव भी होता है, दूसरे नंबर पर इसमें काफ़ी वक्त लगता है, तीसरे नंबर पर इसमें एक अनप्लेजेंट सी फीलिंग आती है पेशेंट को कि बार बार एक ही प्रोसीजर करवा के उसमें पेन का भी इश्यूज़ हो सकते हैं, उसमें इन्फेक्शंस के भी इशू हो सकते हैं। जैसा कि बताया था आपको कि जो पेरिटोनियल डायलिसिस है उसमें अगर कैथेटर जो है अगर उसमें कोई जरासीम चला जाए, क्योंकि हवा के अंदर मौजूद हैं, हमारे आसपास मौजूद हैं, तो ऐसी कंडीशन में इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है। पेनफुल भी है और टाइम टेकिंग भी है, फिर डाइट भी कंट्रोल करनी है, तो ये काफ़ी अनप्लेजेंट फीलिंग आती है पेशेंट को। तो अल्टीमेट हल फिर इसका क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? अल्टीमेट हल यही है कि आप कोई डोनर ढूंढें किडनी का और अपने किडनी को ट्रांसप्लांट करवा लें। ये सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि ज़्यादा देर तक ना तो पेरिटोनियल डायलिसिस चलेगा और ना ही हीमो डायलिसिस चलेगा। उसकी क्या रीज़न है? जो किडनी एक ख़राब हो चुका है वो आए रोज़ मज़ीद वो ख़राबी की ही तरफ जाएगा, वो ठीक होने की तरफ नहीं जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जो किडनी ट्रांसप्लांट वाला ऑप्शन है ये सबसे बेस्ट होता है रीनल फेलियर वाले पेशेंट्स के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, रीनल फेलियर में आपको बताया था कि दो चीज़ें अपने जहन में रखनी है कि जो अलार्मिंग सिचुएशन में जा सकती हैं। अगर यूरिया का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए और उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ती चली जाए, तो इसे कहते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज़, यानी कि आपके गुर्दे आखिरी स्टेज में पहुंच चुके हैं, अब इससे मज़ीद कुछ हो नहीं सकता। तो इसी यूरिया के लेवल को चेक करके हम बेसिकली किडनी के फंक्शनिंग का आइडिया लगाते हैं। जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो यही ब्लड की केमिस्ट्री के ज़रिए, यानी कि ख़ास तौर पर जो रीनल फंक्शन टेस्ट होते हैं जिनको हम RFTs भी बोलते हैं, उसी के ज़रिए चेक करते हैं कि किडनी कितने % परफॉर्म करता है। फिर उसके अलावा और भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस की इसमें हेल्प ली जाती है टू डिसाइड कि वेदर के पेशेंट को पेरिटोनियल डायलिसिस पे रखा जाए या कि फिर उसको हीमोडायलिसिस पे रखा जाए, या अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि उसका किडनी ट्रांसप्लांट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये यूरोलॉजिस्ट या जो सर्जन्स होते हैं वो मिलजुल कर मुख्तलिफ डायग्नोस्टिक टूल्स के ज़रिए इसको हल करते हैं। जैसे कि एक हल मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ब्लड की केमिस्ट्री करवाई जाती है, यानी कि रीनल फंक्शन टेस्ट। तो उनके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट हो रहा होता है हमारे ब्लड में, उसका लेवल चेक किया जाता है कि वो कितना हाई हो चुका है। फिर उसी हिसाब से उसकी स्टेजिंग की जाती है कि इतने % किडनी फंक्शनिंग है, इतने % नॉन फंक्शनिंग है, अब इसमें कौन सा प्रोसीजर जो है उसको अप्लाई किया जाए। और किडनी ट्रांसप्लांट में क्या कुछ करना है, आइए उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जैसे कि CT स्कैन, जैसे कि MRI। बाज़-औक़ात उसके CT स्कैन से पता चल सकता है, बाज़-औक़ात MRI से पता चल सकता है, बाज़-औक़ात उसके जो रीनल फंक्शन टेस्ट हैं इन सब को मिला जुला के अल्टीमेटली रेडियोलॉजी की इसमें हेल्प ली जाती है, जैसा कि एक्सरेज, जिसमें प्लेन एक्सरे और कंट्रास्ट एक्सरेज, या फिर इसके अलावा कुछ स्पेशल टेस्ट भी परफॉर्म करवाए जा सकते हैं। इवन के इसमें अल्ट्रासाउंड की भी हेल्प ली जा सकती है। तो जहाँ पर जिस फिजिबिलिटी का वो बन रहा हो इशू, उसी के अकॉर्डिंग उसको डायग्नोसिस में हेल्प के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अल्टीमेटली जब ये डिसाइड हो गया कि अब इस पेशेंट का जो किडनी है वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता, इसमें जो यूरिया का लेवल और दूसरे नाइट्रोजनस जो वेस्ट है उनका लेवल आए रोज़ बढ़ता चला जा रहा है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो डॉक्टर होते हैं, जो सर्जन होते हैं, वो पेशेंट को यही मशवरा देते हैं कि किसी न किसी तरीके आप अपना जो किडनी है उसको ट्रांसप्लांट करवाएं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, किडनी ट्रांसप्लांट क्या है कि इसमें जो पेशेंट का जो ख़राब किडनी होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी के ज़रिए, और उसकी जगह एक नया हेल्दी किडनी जो है उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसप्लांट यहाँ पर एक वर्ड बार बार इस्तेमाल हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट, जो कि हमारे पास आखिरी ऑप्शन है। ट्रांस का मतलब होता है चेंज और प्लांट का मतलब होता है वहाँ पर अटैच कर देना,
यानी कि किडनी को किसी दूसरी जगह पर अटैच कर देना, एक पेशेंट से निकालकर दूसरे पेशेंट के अंदर, एक हेल्दी से एक जो डिजीज्ड पर्सन है उसके अंदर उसको ट्रांसप्लांट कर देना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर क्या होगा, आइए उसके डिटेल की तरफ देखते हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट में ज़रूरी नहीं है कि जो डोनर है वो उसके घर वालों में से हो। अगर घर वालों में से होगा तो वो बेहतर है, क्योंकि इसमें फिर आपके जो उनसे एक्सपेंसेस हैं उसका भी इशू आ सकता है। अगर घर का डोनर होगा, कोई फैमिली मेम्बर होगा, तो डेफिनेटली वो आपसे पैसे नहीं लेगा कि किडनी डोनेट करने के। और दूसरी चीज़, अगर वो अवेलेबल नहीं है, या कोई उसमें दो ऑप्शंस हो सकती हैं, अगर तो वो विलिंग नहीं है, या दूसरी ऑप्शन ये हो सकता है कि किसी के साथ वो मैच नहीं कर रहा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ का सबसे अहम ख्याल रखा जाता है कि किडनी तो बाहर किसी और पर्सन से ली, तो उसके बावजूद जब उसकी जो टिश्यू प्रोटीन्स को मैच करेंगे, तो टिश्यू प्रोटीन्स अगर मैच हो गई कई हद तक, क्योंकि 100% टिश्यू प्रोटीन्स तो मैच नहीं कर सकती, लेकिन मैक्सिमम अगर कर गई, तो नाउ दैट वेरी पर्सन इज़ लायबल टू बी, कि उसकी किडनी को डोनेट करवाया जा सकता है। अब लेट्स सपोज कि किडनी का डोनर मिल गया। और एक और माय डियर स्टूडेंट बात याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात कुछ लोग मरने से पहले ये वसीयत कर जाते हैं कि हमारे ऑर्गन्स को डोनेट कर दिया जाए। यानी मरने वाला वो मरने से पहले ये वसीयत कर जाता है कि मेरे ऑर्गन्स को किसी ज़रूरतमंद शख्स को डोनेट कर दिया जाए। तो ऐसी सूरत में भी किडनी को ट्रांसप्लांट करवाया जा सकता है। सो नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, डोनर मिल गया, यहाँ तक पे बात, एक मसला तो हल हुआ। दूसरा प्रॉब्लम कि उसकी प्रोटीन्स को, टिश्यूज़ की जो प्रोटीन्स होती हैं उनके साथ मैच करवाना, उसका ब्लड ग्रुप भी चेक करना है, उसके अंदर उसकी और बहुत सारी प्रोटीन्स हैं और बहुत सारे एंटीजन हैं, उनको भी चेक करना है। जब वो मैच हो गए, दो मसले हल हो गए। तीसरा मसला जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब ट्रांसप्लांटेशन करवा दी, यानी कि जो पेशेंट था जिसका गुर्दा ख़राब था, जिसका किडनी ख़राब था, एक डोनर ने जब उसके अंदर उसको डोनेट किया और सर्जन ने उसको किडनी की उस पेशेंट के अंदर इम्प्लांट किया, तो ऐसी सिचुएशन के बाद सिचुएशन गंभीर हो सकती है, क्योंकि उस पेशेंट की बॉडी ये समझेगी कि ये जो नया किडनी आया है ये मेरी बॉडी का किडनी नहीं है, तो वो ये समझेगी ये कोई नुकसान पहुंचाने आया है। तो ऐसी सिचुएशन में माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है, उस पेशेंट की बॉडी, उसका इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एक रद्द अमल देगा और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा। इस चीज़ से बचने के लिए जब फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है, किसी भी तरह का ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो लिवर ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो हार्ट ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो ब्रेन ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो आई ट्रांसप्लांट हो, किसी भी तरह का जब ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो एक प्रोसीजर को फॉलो करवाया जाता है। वो है कि जब ट्रांसप्लांटेशन हो जाती है तो उसके बाद पेशेंट को इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स के ऊपर रखा जाता है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स। तो अब बात करता हूं कि ये इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स क्या है और इस पर क्यों रखा जाता है। तो इसके नाम पे ज़रा गौर करें। इम्यूनो का मतलब है इम्यून सिस्टम। सप्रेसेंट ऐसे केमिकल को कहते हैं जो किसी चीज़ के फंक्शन को कम कर दे या रोक दे। तो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स यानी ये ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो पेशेंट के या उस इंसान के जिसके अंदर ट्रांसप्लांट हुआ है उसके इम्यून सिस्टम को कुछ देर के लिए सुला देती हैं, मतलब कि उसको वीक कर देती हैं, ताकि उसकी बॉडी ये ना रिकग्नाइज कर सके कि उसकी बॉडी में किसी दूसरे शख्स का ऑर्गन आ चुका है। और तब तक ये ऐसा चलेगा जब तक कि उसकी ब्लड सप्लाई बहाल ना हो जाए, जब तक कि जो डोनेटेड किडनी है वो मुकम्मल तौर पर वहाँ पर पैचअप ना हो जाए। जब पैचअप हो जाता है फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग से हटाया जाता है। सडन नहीं हटाया जाता क्योंकि कोई पता नहीं बॉडी उसको किस तरीके से परसीव करे और किस तरह का रिएक्शन दे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग से हटाया जाता है और साथ में ये भी ऑब्जर्व किया जाता है कि कहीं पे उस पेशेंट के इम्यून सिस्टम ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज तो नहीं बनाना शुरू कर दी। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी लेंथी प्रोसेस। और अगर ये कामयाब हो जाए तो 10 से 15 साल तक वो शख्स उस डोनेटेड किडनी पे जिंदा रह सकता है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि जो डोनेटेड किडनी है अगर उसकी बॉडी ने एक्सेप्ट कर ली और अगर वो सही तरह से फंक्शन कर रही है पहले ही ट्रांसप्लांट में, तो उसका जो लाइफ स्पैन है उस डोनेटेड किडनी का दैट इज़ 10 to 15 ईयर्स।
ये MCQs के लिए भी याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स। अब अगली बात करते हैं, इसके ट्रांसप्लांट के बाद क्या क्या सिचुएशंस प्रोड्यूस हो सकती हैं, यानी कि पोस्ट ट्रांसप्लांट प्रॉब्लम्स। तो उसमें सबसे बड़ा जो इशू है दैट इज़ टिश्यू ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, जो कि टिश्यू का मतलब कि जो आपने ऐड किया, यानी कि किडनी ऐड किया, ट्रांसप्लांट मतलब कि जो उसके अंदर रिप्लेस किया, और रिजेक्शन का मतलब है कि रिफ्यूज़ कर देना, कि यानी जो पेशेंट की किडनी जो बॉडी है वो उस किडनी को रिफ्यूज़ कर देती है कि वो इस ऑर्गन पे हमारी जगह पे आकर अटैच हो सके, तो उसके खिलाफ फिर इम्यून सिस्टम चला देती है। इस सूरत में जो ट्रांसप्लांटेशन का जो अमल था, जो किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था, वो फेल हो सकता है, और ऐसी सिचुएशन में फिर दूसरे ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर इस ऐसी सिचुएशन आ गई तो दूसरा ट्रांसप्लांट करवाना अब बेहद ज़रूरी हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट ओनली लेंथी प्रोसेस एज वेल एज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, चूँकि किडनी सही तरह से अभी अटैच नहीं हो पा रहा, वो बॉडी के उस मिजाज को समझ नहीं पा रहा जैसे कि उसका अपना किडनी समझ पा रहा था, तो ऐसी सूरत में देयर माइट बी अ लॉस ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट्स जो कि सही तरह से फिल्टर नहीं हो पा रहे। अगर इस तरह से इम्बैलेंस हो गया उन मिनरल्स का, तो फिर इस वजह से मिनरल्स और सॉल्ट्स जो होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए खुसूसी तौर पर हमारे जो बोन्स होती हैं वहाँ पर स्टोर होते हैं, तो जब उसका इम्बैलेंस होगा तो फिर बोन्स के इश्यूज आएंगे, मतलब कि बोन्स जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगी एंड दे आर एट द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक तो ये इशू हो गया। इसके अलावा अल्सर बनने के भी खदशात बढ़ जाते हैं। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा पेशेंट जो है उसको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है, इसीलिए उसको ना सिर्फ इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे रखा जाता है, बाकी कुछ अरसे तक के लिए उन एंटीबायोटिक्स पे भी रखा जाता है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो सके। सो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस, और अगर ये कामयाब हो जाए तो माय डियर स्टूडेंट्स 10 से 15 साल इस पे उस डोनेटेड किडनी पे गुजारा हो सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है कि जो रीनल फेलियर है ये कोई आसान बात नहीं है इसको मैनेज करना, तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी नौबत आए ही ना। हम अपनी डाइट को, हम अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से मॉडिफाई करें कि हमारे जो रीनल फेलियर की तरफ ये केस जाए ही ना, क्योंकि अक्सर औकात हमारा लाइफस्टाइल और हमारी जो डाइट होती है ये कंट्रीब्यूट कर रही होती है टुवर्ड्स द रीनल फेलियर। इसमें डाइट में क्या क्या चीज़ें किन चीज़ों का ख्याल रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि ऐसी खुराक कि जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स ना हो, मतलब आप सिर्फ गोश्त ही खाएं, सिर्फ गोश्त खाएं, सिर्फ गोश्त खाएं, सब्जियां मत खाएं। ऐसा करेंगे तो फिर प्रोटीन जब मेटाबॉलिज्म होगा, क्योंकि गोश्त के अंदर क्या है, प्रोटीन है, और जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो तो उतना ही ज़्यादा उससे वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होगा, और उतना ही ज़्यादा फिर किडनी के ऊपर लोड भी पड़ेगा, तो ऐसी सिचुएशन से बचना चाहिए। इसी तरह से शराब यानी कि अल्कोहल हाईली टॉक्सिक फॉर द किडनीज। माय डियर स्टूडेंट्स, किडनीज के जो सेल्स हैं जब वहाँ से ये अल्कोहल फिल्टर होती है तो उनके सेल्स यानी कि नेफ्रॉन्स उनका कबाड़ा कर देती है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, उनको ख़राब कर देगी, उनको इन्फेक्शन करवा सकती है, उनकी इन्फ्लेमेशन करवा सकती है। तो जब ये इन्फ्लेमेशन हो गई तो नेफ्रॉन अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ऐसी सूरत में माय डियर स्टूडेंट्स एक और भी इशू हो सकता है, वो ये कि जब किडनी ख़राब होना शुरू हो गया तो इसने जो फ्लूइड्स को फिल्टर करना था वो सही तरह से हो नहीं पा रहे, तो ऐसी सिचुएशन में जो फ्लूइड है यानी जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या प्लाज्मा ये हमारे टिश्यूज़ के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से स्वेलिंग का इशू आ सकता है, यानी कि हाथ, पाँव और फेस इनकी स्वेलिंग हो सकती है, यानी कि ये हिस्से सूज सकते हैं। और उसकी रीज़न क्या है कि इनके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो गया, और वो फ्लूइड इकट्ठा क्यों हुआ, क्योंकि वो फिल्टर नहीं हो पाया। फिल्टर क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि किडनी सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो ऐसी सिचुएशन से बचना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आपको किडनी ट्रांसप्लांट का जो प्रोसेस है वो सही डिटेल में समझ आ गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, देखा आपने कि किस तरह से किडनी ट्रांसप्लांटेशन करने से एक इंसान की ज़िंदगी बच सकती है और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम से कम 10 से 15 साल तक बढ़ सकती है। होपफुली आपको किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।